हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। डेली करंट अफेयर सेशन में आज फिर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी चैनल ज्वाइन नहीं किया है जा करके चैनल ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर। इसकी PDF आपको वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी और साथ में ही कुछ क्वेश्चंस वहाँ शेयर किए जाते हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हमारे अदर्स और चैनल हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, जा करके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दी हुई है। जा करके आप अपने सुविधा अनुसार जो आप प्रिपरेशन करते हैं उसके अनुसार आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी हमें फॉलो कर सकता है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमारा आज का मोटिवेशनल लाइन है वो देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद ही हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। क्या होता है कि स्ट्रगल करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान थक करके वो छोड़ देता है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, और फिर क्या करता है कि चलो मैं जो पहले सोचा था वही मैं करने वाला हूँ अब या करने वाली हूँ। तो ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप इतना स्टार्ट कर दिए हो, इतना आपके पास चीज़ें आ चुकी हैं, तो पीछे मत हटिए। जब तक आपके पास समय है लगे रहिए। हो सकता है मंजिल मिल जाए। अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि मिलेगी नहीं, लेकिन मेरे हाथ में क्या है, मेहनत करना है। तो वो चीज़ हम करते रहें, तो वो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो कभी ना कभी हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए कि थक करके मत बैठिए, बस कंटिन्यू लगे रहिए। चलते हैं अपना आज का सेशन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 मार्च 2022 को कल अभी क्या हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के जो CM हैं और जो डिप्टी CM है उन्होंने क्या किया है, शपथ ली है। तो शपथ कौन दिलाता है पहले ये देख लेते हैं। तो जो राज्यपाल होते हैं वो शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश के CM हैं उनको और जो उप मुख्यमंत्री इन्होंने शपथ ली है। तो यहाँ पर मैंने क्या पूछा हुआ है, उप मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सभी जानते हैं कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। तो उन्होंने क्या है, शपथ लिया। और दूसरा कौन है, और ये उप मुख्यमंत्री कौन है, तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। क्या नाम बताया मैंने, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। इन्होंने क्या किया है, अभी क्या कहते हैं उसको, शपथ लिया है। और शपथ किसने दिलाया है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, राज्यपाल। तो यूपी की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। इन्हें क्या किया है, शपथ दिलाया है। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। शपथ जो दिलाया गया, शपथ कार्यक्रम जो आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है। और लखनऊ में एक स्टेडियम है जिसका क्या नाम है, इकाना। लखनऊ में एक स्टेडियम है जिसका क्या नाम है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में इसका क्या हुआ है, इस शपथ समारोह का आयोजन हुआ है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें कि जो शपथ लिया गया है, टोटल कितने मंत्रियों ने शपथ लिया है, 53। और 53 लिए हैं तो 53 का नाम तो हम लोग ना तो याद कर सकते हैं ना कुछ। तो जो मेन है वो देख लिया हम लोगों ने कि डिप्टी CM ही पूछता है, अगर पूछना होगा तो इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। और हमें पूछे या ना पूछे इतना तो हमें पता होना चाहिए, हमारे नॉलेज के लिए इतना पता होना चाहिए कि किस स्टेट के कौन से CM हैं और कौन से क्या कहते हैं राज्यपाल हैं। और अभी इन्होंने शपथ ली है डिप्टी CM के रूप में, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। चलिए ये तो हो गया आपको। और इस बार क्या किया गया है, 53 मंत्रियों में कुछ नए मंत्री भी ऐड किए गए हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मंत्री होते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर दें। जो मंत्री होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं, इन मंत्रियों के 3 टाइप्स होते हैं। कौन से 3 प्रकार होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री। एंड सेकंड आपका क्या होता है, राज्य मंत्री, जिसको स्वतंत्र प्रभार कहते हैं, स्वतंत्र प्रभार। एंड थर्ड आपका क्या होता है, पहला कैबिनेट, सेकंड राज्य मंत्री एंड थर्ड आपका ये स्वतंत्र प्रभार होता है। और थर्ड भी आपका क्या होता है, राज्य मंत्री।
इसका अपना स्वतंत्र प्रभार होता है, ये ध्यान रखना है। और मैंने आपको क्या बता दिया कि ये जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, और ये दोनों जो डिप्टी सीएम है, ये दोनों पद जो इनके हैं ये किसके समान होते हैं? कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं, कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं। और इसी तरह 18 जो मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री, 18 कैबिनेट में हैं, और 14 जो है ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में हैं, और 20 जो है राज्य मंत्री के रूप में इन लोगों ने शपथ ली है। तो और ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूपी की जो ये सियासी सत्ता उसमें 37 साल बाद 37 ईयर बाद ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी ऐसी है जो कंटिन्यू मतलब लगातार दूसरी बार सत्ता में वापस आई है। या पहला ये हो गया कि 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापस आई है, और पहली बार ये मुख्यमंत्री जो है 5 साल पूरा कंप्लीट करके दूसरी बार क्या किए हैं? शपथ लिए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये हो गया। अब यूपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूपी में देख लेते हैं कि पहली महिला सीएम कौन थी? पहली महिला सीएम तो उनका नाम है, एक मिनट, सुचिता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। अगर यही पूछ ले कि पहली महिला राज्यपाल कौन, पहली महिला राज्यपाल कौन, तो वो है सरोजनी नायडू। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और यूपी की सीटों के बारे में देखें तो लोकसभा सीट कितनी है यूपी में? 80 है। राज्यसभा सीट कितनी है यहाँ पर? 31 है। विधानसभा सीट यहाँ पर कितनी है? 403 है। एंड विधान परिषद सीट यहाँ पर कितनी? 100 है। फिर से बता रही हूँ, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 एंड विधान परिषद जो है 100 सीट्स हैं यहाँ पर। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। और देख लेते हैं, अभी जब मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि 5 राज्यों में क्या हुआ है, अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में हुए हैं। तो 5 राज्यों में कौन कौन सीएम है, कौन कौन राज्यपाल है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे यूपी का मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ 273 सीट से ये क्या है? विजयी हुए हैं। और ये किस नंबर के मुख्यमंत्री, ये भी ध्यान रखना है, किस नंबर के? 22वें नंबर के हैं। 22वें नंबर के यानी 22 नंबर के ये कौन है? योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं। और जो यहाँ के गवर्नर है यूपी के, वो तो मैंने बता दिया, आनंदीबेन पटेल हैं। और यूपी में मैंने विधानसभा की सीटें भी बता दी है, 403 है। दूसरा आपका क्या है? पंजाब। पंजाब में जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है? 117 है। और यहाँ पे जो सीएम के रूप में पद ग्रहण किया है कौन है? उनका क्या नाम है? उनका भगवंत मान। भगवंत मान, ध्यान रखना है, कहीं एक ना एक क्वेश्चन श्योर है इस बार यहाँ से पूछेगा। भगवंत मान। और ये मतलब आप से 92 सीट। और ये पंजाब के 17वें नंबर के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? श्री बनवारी लाल पुरोहित। 3rd नंबर का कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में भी मैंने कल या परसों के लेक्चर बताया था कि यहाँ के जो सीएम बने हैं, कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। अभी इनके बारे में आगे क्वेश्चन और आएगा, अभी वहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के सीएम हैं। और उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है? 70 है, 70 है। क्लियर। और ये बीजेपी से 47 सीट से ये क्या है? जीते हैं। और ये 12वें नंबर के हैं, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ के जो गवर्नर हैं क्या नाम है उनका? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। क्या नाम है इनका? गुरमीत सिंह। जो यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, इन्होंने इनको क्या है? शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्या है आपका? मणिपुर। मणिपुर में विधानसभा सीट कितनी है? 60 है। और यहाँ के सीएम के रूप में सीएम कौन नियुक्त हुए हैं? एन वीरेन सिंह। और जिसको शपथ किसने दिलाई है? यहाँ के जो गवर्नर हैं श्री ला गणेशन कहाँ के? मणिपुर के क्या हैं? राज्यपाल हैं। और लास्ट आपका 5वां स्टेट है जहाँ पर अभी चुनाव हुआ है, गोवा। यहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है? 40 है, 40 है मतलब। और यहाँ के जो सीएम है प्रमोद सावंत है, बीजेपी से 20 सीट। और 13वें नंबर के ये क्या है? यहाँ के सीएम हैं। और अगर राज्यपाल की बात करें तो क्या नाम है उनका? PS श्रीधरन पिल्लई। तो इससे रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है चलिए देख लेते हैं। किस भारतीय कंपनी को, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय कंपनी को 24 मार्च 2022 को फीफा विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप तो कई बार मैंने बताया कि 2022 कहाँ आयोजित होने वाला है, तो कई बार बताया हुआ है, अब आप लोगों को याद हो गया होगा। कतर, दोहा।
कतर में होने वाला है, जो कहाँ पर है, दोहा में है। तो यहाँ पर पहला फैक्ट ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होने वाला है, कतर, दोहा में। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया, बायजूस को चुना गया है। बायजूस जो है कि ये क्या है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है। तो इसी को क्या किया गया, 24 मार्च को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर के रूप में घोषित किया गया है। और ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कहाँ आयोजित होने वाला है, ये होने वाला है कतर में होने वाला है। और कब से कब तक चलेगा, 21 नवंबर 2022 से ये 18 दिसंबर 2022 तक चलेगा। क्लियर, 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक। और यह एक ऐसा पहला फुटबॉल विश्व कप है जिसका आयोजन कहाँ हो रहा है, अरब जगत में हो रहा है। क्लियर, और एशिया में आयोजित होने वाला यह दूसरा फुटबॉल विश्व कप है। पहली बार जो एशिया में हुआ था 2002 में हुआ था, जापान और कोरिया ने इसका आयोजन किया था। और जो इस बार टूर्नामेंट होने वाला है उसमें कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी, 32 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। बायजूस के बारे में आप लोग को तो पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ये क्या है, एक मल्टीनेशनल एडटेक कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, बायजूस का, इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है, बेंगलोर में है। क्लियर, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2011 में हुई थी। किसके द्वारा, बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुल नाथ ने की थी। और इस पता ही होगा आपको कि स्कूली शिक्षा और प्रवेश परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या करती है, शिक्षा देती है। और दिसंबर 2021 में देखा जाए तो इसका जो बायजूस का जो मूल्य था वो 22 बिलियन डॉलर था। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कुछ और क्वेश्चन मतलब कुछ और फैक्टर देख लेते हैं, जब बात कर ही रहे हैं किसका, फीफा मतलब स्पोर्ट्स की बात करें तो कुछ और देख लेते हैं। जैसे अभी क्या हुआ था कि शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, बीजिंग, चीन के अंदर हुआ था। बीजिंग में, जो कहाँ पर है, चाइना में है वहाँ। और इसमें टॉप कौन था, नॉर्वे आया था टॉप में, ठीक है, जो जीता था, फर्स्ट रैंक जिसका था। और अगर आईपीएल की बात करें, आईपीएल आपका, तो आईपीएल का भी ये भी मैंने अपने लेक्चर में बताया था आपको, फरवरी मंथ में ही बताया था कि इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन है, टाटा है। और इसका ऑफिशियल पार्टनर कौन है, रुपे कार्ड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रिवीजन करते रहिए और कोई ना कोई क्वेश्चन श्योर है फंसेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्या कह रहा है, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है, नस्लीय भेदभाव, चलिए ये देख लेते हैं कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और ये हर साल क्या करते हैं, पूरे विश्व भर में ये मनाया जाता है। ये क्या हुआ था 1960 में, 1960 में जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर रंगभेद कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में क्या हुआ था, पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसके कारण यहाँ पे 69 लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। और अबाउट देखा जाए तो 180 लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। तो इसी में क्या किया जाता है, ये इसी के कारण मतलब 1969 फिर क्या होता है कि 1966 में, और देख लेते हैं 1966 में क्या होता है, जो UNGA है, UNGA का मतलब संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, यानी कि जो नस्लीय भेदभाव है उसको ख़त्म करने के लिए ये क्या करते हैं, हर साल ये मनाया जाता है। 21 मार्च से हर साल ये क्या किया जाने लगा, मनाया जाने लगा। और हाँ, चलिए इस बार की थीम देख लेते हैं, क्या है 2022 की, वो है आपकी नस्लवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़, नस्लवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़, वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। तो ये आपका क्या है, इस साल की अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, मतलब इस उन्मूलन के लिए, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए जो है दिवस, उसकी ये क्या है, थीम है। तो इससे रिलेटेड जितने थे मैंने आपको बता दिया, मतलब नस्लवाद को रोकने के लिए इसमें क्या किया जाता है, हर साल ये मनाया जाता है। नस्लवाद मतलब जो जो काले गोरे का भेद है उसमें ये मनाया जाता है। चलिए ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। और अगर बात करें कि ये जो इससे रिलेटेड जो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल है, वो कौन सा आर्टिकल माइंड में आ जाना चाहिए तुरंत, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17, जो क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत,
अस्पृश्यता का अंत। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, उसमें आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 में कौन सा है? समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो उसी में जो है आपका आर्टिकल 17, उसमें वो किसकी बात करता है? अस्पृश्यता का अंत। मतलब जो भी होगा, धर्म, लिंग, जाति, इन सभी के आधार पर क्या है, किसी से किसी भी प्रकार का क्या होगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, पहले ये देख लेते हैं क्या कह रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किसे समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसे दी गई है? INS शिवाजी को दी गई है। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो पहले ये ध्यान रखना है कि इसको तो चलिए उत्कृष्टता केंद्र, समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में INS शिवाजी को क्या किया गया है? मान्यता दी गई। लेकिन किसके द्वारा दी गई है? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि किसके द्वारा की गई है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा दी गई है। चलिए ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और ये किसी भी सैन्य संगठन के लिए देखा जाए तो अपनी तरह का ये पहला है जहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो कौशल है और प्रौद्योगिकी विकास है उसके लिए ये क्या कर रहा है, ये इसके केंद्र के रूप में ये इसको मान्यता दी गई है। चलिए और देख लेते हैं। जो ये INS शिवाजी है ये क्या है? तो ये लोनावाला, लोनावाला कहाँ पर है? महाराष्ट्र। लोनावाला कहाँ है? महाराष्ट्र। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ये भारतीय नौसेना स्टेशन है। INS शिवाजी क्या है? ये लोनावाला महाराष्ट्र में क्या है? भारतीय नौसेना स्टेशन है। और इसमें क्या है? नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें क्या है? नेवल यानी कि नौसेना, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जो क्या करती है, जो भारतीय नौसेना है और तटरक्षक अधिकारी हैं उनको वो क्या करता है? ट्रेंड करता है। उनको क्या करता है? वो ट्रेंड करता है। तो इस तरह की देखा जाए इसकी जो है 3 प्रमुख क्या हैं? प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। 3 कौन सी है? एक है CMET। CMET का मतलब सेंटर ऑफ मरीन, M से मरीन, E से इंजीनियरिंग, एंड T से टेक्नोलॉजी। और क्या है आपका सेकंड? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मरीन इंजीनियरिंग। और थर्ड क्या है आपका? स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना किसके द्वारा क्या है और मतलब कहाँ पर ये किया गया है। चलिए इतना हो गया। और बात कर लेते हैं। जो INS शिवाजी है इसका जो उत्कृष्टता केंद्र है ये आपका 2014 में 2014 में इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। क्लियर। और इसका लक्ष्य जो है, इसका लक्ष्य क्या है? तो वही नेवी की भारतीय जो नौसेना है और जो विदेशी नौसेना है, और इसमें क्या किया जाएगा, जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें जो कर्मी लोग होंगे उनको उनके कौशल में क्या करना है? सुधार करना है। क्लियर। इसका लक्ष्य क्या था जब इसकी स्थापना हुई? तो इस लक्ष्य के साथ हुई कि जो इंडियन नेवी है और जो क्या है विदेशी नौसेना होगी, और इसमें जो पूरा इकोसिस्टम होगा उसमें जो कर्मी लोग होंगे, कर्मचारी लोग होंगे, उनमें उनके क्या करना है? उनके कौशल में क्या करना है? बड़े पैमाने पर सुधार करना था। क्लियर। इतना क्लियर हो गया होगा। और नौसेना स्टेशन जो मैंने अभी बताया इसको कि क्या बताया कि इसमें जो है आपका स्टेशन है ये INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में क्या है? एक भारतीय नौसेना स्टेशन है। तो इस नौ स्टेशन को फरवरी 1945 में, नौसेना स्टेशन को फरवरी 1945 में क्या किया गया था? HMIS, मतलब इसका क्या है? हिज मैजेस्टीज इंडिया ऐसे शिप। तो इसमें क्या किया गया? इसमें शिवाजी के रूप में इसको शामिल किया गया था। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। और अभी मैंने क्या यहाँ नाम लिया? उत्कृष्टता केंद्र। तो ये उत्कृष्टता केंद्र क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये एक ऐसा निकाय है जो क्या करेगा? विशिष्ट क्षेत्र जो होंगे उनके लिए नेतृत्व करेगा और अनुसंधान यानी कि रिसर्च करेगा, और प्रशिक्षक लोग जो होंगे उनको ट्रेंड करेगा, उनको कौशल तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करता है। यही है उत्कृष्टता केंद्र। और उत्कृष्टता केंद्र का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या होगा? उच्चतम मानक को बनाए रखा जाता है।
तो आई थिंक इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे बहुत ही ईजिली मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 मार्च 2022 को नीति आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना स्टार लगाना है लगा सकते हैं। 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी, नीति आयोग, पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सा सूचकांक है, कौन सा इंडेक्स है, तो इंडेक्स जो है वो है निर्यात तत्परता सूचकांक। क्या है? निर्यात तत्परता सूचकांक। चलिए ठीक है। दूसरा क्या है? निर्यात तो कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि क्या है, नी से निर्यात, नी से नीति, तो मिलते जुलते शब्द हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। निर्यात नीति आयोग, जिसको नहीं याद होता है, फर्स्ट टाइम सुन रहा है, तो उसके लिए ये है निर्यात नीति, निर्यात नीति। ठीक है, तो निर्यात जब हम लोग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट ही करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या करते हैं? नीति बनाते हैं, नीति बनाते हैं कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो उसको क्या हो जाएगा? नीति आयोग, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? चलिए देख लेते हैं किसको प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान, जो पहली रैंकिंग है, वो किसको मिली है? गुजरात। पहले स्थान पर कौन है? गुजरात है। चलिए ठीक है, गुजरात है। आगे देख लेते हैं। तो ये जो गुजरात है, ये दूसरी बार क्या है? सेकंड टाइम है लगातार ये टॉप पर है। दूसरी बार ये लगातार क्या है? टॉप पर बना हुआ है। गुजरात दूसरी बार लगातार टॉप पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरी बार, यानी कि इसका पहला कब हुआ था? 2019 में। 2019 में भी गुजरात क्या था? मतलब क्या था? टॉप पर था। और इस बार भी क्या है? गुजरात टॉप पर है। चलिए ठीक है, फर्स्ट पे तो गुजरात आ गया। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर आपका है क्या है? महाराष्ट्र। सेकंड पर क्या है? महाराष्ट्र। थर्ड पर कौन है? कर्नाटका। फोर्थ पर कौन है? तमिलनाडु। फोर्थ पर कौन है? तमिलनाडु। एंड फिफ्थ पर कौन है? हरियाणा। हरियाणा। तो ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा। फिर से बता रही हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड हरियाणा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो इसके मतलब क्या है, ये तो हो गया। अभी मैंने कल ही अपने लेक्चर में बताया था कि जो हमारा वस्तुओं का निर्यात हुआ है, जो निर्यात है, उसमें पहली बार जो है भारत ने क्या है? 400 बिलियन डॉलर का लक्ष्य प्राप्त किया है। पहली बार ऐसा हुआ है। और सर्वाधिक निर्यात ये किसको किया था? मैंने बताया था कल, सर्वाधिक निर्यात अमेरिका और यूएई को किया है। क्लियर। और जब मैंने निर्यात बताया था तो आयात भी बताया था कि आयात कितने का हुआ था? 589 बिलियन डॉलर का हुआ था। तो इन दोनों के बीच जो हमारा घाटा है वो भी मैंने बताया था 189 बिलियन डॉलर का। तो ये भी पूरा आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा घाटा किसके साथ है? सर्वाधिक घाटा किसके साथ है? वो है चाइना के साथ। क्लियर। मतलब भले ही हम लोगों ने पहली बार निर्यात का लक्ष्य अपना पा लिया है 400 बिलियन डॉलर, लेकिन जो आयात है हमारा, वो निर्यात की अपेक्षा क्या है? आयात हम ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, यानी कि हम क्या चल रहे हैं? घाटे में चल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हम बात कर रहे थे निर्यात तत्परता सूचकांक, जिसमें मैंने सारे फैक्ट बता दिए। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा यही पूछेगा कि आप क्रम से बताइए कौन से फर्स्ट है या सेकंड है, जो भी है, या फिर पूछ लेगा कि क्रम से बताइए कि 1 से 3 कौन है या 1 से 4 कौन है। वो तो उसके अनुसार जो भी उनको पूछना होगा पूछ सकते हैं। बस हमें हर तरह से क्वेश्चन को पकड़ना है ताकि कुछ भी क्वेश्चन है स्किप ना होने पाए। और ये जो निर्यात तत्परता सूचकांक है, इसमें क्या है? निर्यात संभावनाएं और प्रदर्शन के लिहाज से क्या की जाती है? जो राज्य की तैयारी होती है उसी का आकलन किया जाता है। जो राज्य की तैयारी होती है, निर्यात, उनकी जो संभावनाएं हैं और जो उनका प्रदर्शन होता है, उसी के लिहाज से क्या करते हैं? राज्य की जो तैयारी होती है उसी का हम लोग नहीं, उसकी नीति आयोग क्या करता है? उसका आकलन करता है। मतलब वहाँ की जो उनकी नीति है, उनका क्या निर्यात करने का माहौल है, तो यही सब वहाँ पर देखा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास 24 मार्च 2022 को कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किए हैं? तो कहाँ किए हैं? बंगलुरु। कहाँ किया गया है? बंगलुरु में किया गया है। एक मिनट गाइज, इसको ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक फैक्ट मुझे और याद आ रहा है, इसको भी बता दूं। ये जो है
कि अभी मैंने बताया कि वो तो टॉप 5 मैंने बता दिया। अगर पूछ ले कि प्रति व्यक्ति, पूछे ना पूछे हमें पता होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन आगे है, तो दैट इज सिक्किम, दैट इज सिक्किम, सेकंड गोवा एंड थर्ड पर कौन है, दिल्ली। दिल्ली किसमें, प्रति व्यक्ति आय के मामले में फर्स्ट सिक्किम, सेकंड गोवा एंड थर्ड कौन है, दिल्ली है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा जो अभी उद्घाटन किया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का, वो कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। चलिए ठीक है, बेंगलुरु में किया गया है। चलिए देख लेते हैं। तो ये जो किया गया है यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो ये है क्या, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो इसके पहले आप लोग एक काम करिए, आपका काम है इसको क्या करना, लाइक करना, और जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करना है, शेयर करना है। अभी आज हम लोग इस क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट शेयर कर दीजिए अगर पॉसिबल हो आपके लिए। आपका कुछ लगता नहीं है शेयर करने में, ना ही बस थोड़ा सा टाइम लगता होगा, बट कर दीजिए। चलते हैं, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। लेकिन क्यों किया गया, क्या रीज़न है, तो यहाँ एक वर्ड है इनोवेशन, तो इसी से आपका आंसर मिल गया कि इसी के लिए है कि जो ये आपका, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, रिजर्व बैंक इनोवेशन, RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। तो जो RBIH है, इसकी स्थापना क्यों की गई, वित्तीय नवाचार को, किसके लिए, वित्तीय इनोवेशन, वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए, वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए इसका क्या किया गया है, स्थापना की गई है। अब इस जो ये जो आपका इनोवेशन सेंटर होगा, जो हब होगा, इसके जरिए क्या किया जाएगा, जो वित्तीय सेवाएं होंगी और जो उत्पाद होंगे उनको क्या किया जाएगा, जो निम्न आय समूह के लोग हैं उन तक पहुँच होगी उनकी, इस पहुँच को बढ़ावा देने के लिए ये क्या किया जाएगा, इस सेंटर का उद्घाटन किया गया, स्थापना इसकी की गई है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें जो आरबीआई कंपनी एक्ट 2013, तो ये ध्यान रखना किस धारा के तहत, आरबीआई कंपनी एक्ट 2013, और धारा अब क्या किया है, धारा 8, इसी के तौर पर क्या किया गया है, RBIH मतलब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का गठन किया गया है। किस एक्ट के तहत, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कंपनी एक्ट 2013 और धारा 8 के तहत। और इस धारा 8 के तहत क्या किया जाता है, कौन सी कंपनी आती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी आती हैं। कौन सी कंपनी आती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी आती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो इसका, इस कंपनी के, इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है, और इसका जो शुरुआती पूंजी इसकी लगाई गई है, वो कितनी लगाई गई है, 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अब थोड़ा आरबीआई के बारे में देख लेते हैं, जो हमारा रिजर्व बैंक है, तो उसको देख लेते हैं कि इसमें जो शक्तिकांत दास जी हैं, ये किस नंबर के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के हैं, ये ध्यान देना है। और जो MPC होती है, मौद्रिक नीति समिति होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, यही आरबीआई गवर्नर ही होते हैं। क्लियर। और पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। और अगर यही भारतीय पूछ ले कि पहला भारतीय गवर्नर कौन था, तो सी.डी. देशमुख। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लाल किला महोत्सव, कौन सा महोत्सव है, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा स्किप हो गया एक वर्ड, भारत भाग्य विधाता का 25 मार्च 2022 को उद्घाटन किया है। किसने लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का 25 मार्च 2022 को उद्घाटन किया है, उनका नाम है स्मृति ईरानी। इन्होंने ही इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। चलिए ठीक है, उद्घाटन हो गया, देख लेते हैं और क्या है। तो ये जो है, ये जो महोत्सव होगा ये 10 डेज़ तक चलेगा, 10 दिवसीय है ये, ठीक है। और ये जो
ये जो लाल किला है ये 17वीं शताब्दी में बना हुआ है, 17वीं शताब्दी में। तो यहीं पर इसका आयोजन हो, मतलब क्या है, स्टार्ट हो गया है। कब से स्टार्ट हुआ है? 25 मार्च से। 25 मार्च से कब तक चलेगा? 3 अप्रैल तक चलेगा। तो कब से कब तक चलेगा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसने उद्घाटन किया ये ध्यान रखिए। और ये महोत्सव का नाम क्या है? भारत भाग्य विधाता। तो ये स्मृति ईरानी कौन है? तो ये महिला और बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति ईरानी क्या है? महिला और बाल विकास मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री। क्लियर? चलिए, और ये जो भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया जा रहा है किसके तहत किया जा रहा है? तो ये तो पूछना ही नहीं, क्योंकि इस समय क्या चल रहा है? वही स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इसी के तहत किसके द्वारा आयोजन किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। एक मिनट, किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। और इसमें किया क्या जाएगा? चलिए, ये तो महोत्सव का हो गया, लेकिन करना क्या है इसमें, होगा क्या? तो इसमें जो देश की जो विरासत होगी, विरासत मतलब भारत के हर हिस्से की संस्कृति को इस महोत्सव में दिखाया जाएगा। जो हम देश की विरासत है, जो हमारी संस्कृति है भारत की, उसके हर हिस्से को इस महोत्सव में क्या किया जाएगा? दिखाया जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं लाल किला के बारे में। क्या हुआ था 1648 में, 1648 में जो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ थे, उन्हीं के द्वारा जब इन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तभी इन्होंने क्या किया था, तो लाल किला, ये जब इन्होंने वहाँ स्थानांतरित करने का फैसला किया था, तो लाल किला शाहजहानाबाद का महल किला था उस टाइम। इन्होंने 1648 में इसको क्या किया था? निर्मित करवाया था। कौन? शाहजहाँ के द्वारा। बस ये ध्यान रखना है, किसके द्वारा ये बनवाया गया है? शाहजहाँ के द्वारा। क्लियर? और जब इन्होंने क्या किया था, राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का डिसीजन लिया था, तो उस समय लाल किला जो था वो किसका महल था? शाहजहानाबाद का महल किला था। और इस इमारत के दो क्या थे? प्रवेश बिंदु थे, दो प्रवेश थे। कौन कौन सा? एक लाहौरी गेट और एक दिल्ली गेट था। नहीं, अभी भी है लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। लाहौरी गेट जो है वो किले का क्या है? मेन आपका एंट्री गेट है, मेन क्या कह सकते हैं? मुख्य प्रवेश द्वार है। और दिल्ली गेट जो है इमारत के दक्षिणी छोर पर क्या है? सार्वजनिक प्रवेश द्वार है। अब बात कर लेते हैं इस लाल किला जो दिल्ली का है, ये इस मतलब जो दिल्ली में है लाल किला, इसके भीतर क्या क्या है? तो मोती मस्जिद है, पूछता भी है, मुमताज़ महल है, रंग महल है, खास महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, हीरा महल, तो ये सारे इसी में हैं। चलिए, ये तो ठीक है। इसको जो लाल किला है इसको 2007 में क्या हुआ था? यूनेस्को की धरोहर स्थल में क्या किया था? नामित किया गया था। क्लियर? किसके तहत? प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1959 के तहत इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। जो किसके तहत आता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ये किया जाता है। चलिए, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। डीआरडीओ ने कहाँ पर 23 मार्च 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ किया है? अंडमान निकोबार में किया है। ठीक है। रक्षा, डीआरडीओ का मतलब क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एंड विकास मतलब डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये इस मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? अंडमान निकोबार में किया है। और ये जो, चलिए ये तो हो गया कहाँ किया, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या है? तो ये पहला तो इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ से है? सरफेस टू सरफेस मार करने वाली क्या है? मिसाइल है, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और इसकी स्पीड मैटर करती है कि स्पीड कितनी है, इम्पोर्टेंट है। स्पीड है आपकी 2.8 मैक। और ब्रह्मोस मिसाइल किसके द्वारा निर्मित की गई है? भारत एंड रशिया के द्वारा। क्लियर? चलिए, इतना तो क्लियर हो गया, बस इतना जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी?
1 जनवरी 1989। और इसके क्या नाम है, इसके जो हेड हैं सतीश रेड्डी हैं। इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। 24 मार्च 2022 को किस राज्य विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय विधेयक 2022 पारित किया है। किसके द्वारा किया गया, किस राज्य की विधानसभा के द्वारा? राजस्थान विधानसभा के द्वारा। तो ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा है कि पहली बार किसने किया है, यानी अगर पहली बार नहीं कहा है तो यानी इसके पहले भी ये विधेयक पारित हुआ है। तो ये क्या हुआ था, पहले 1992 में, पहले 1992 में ये एक्ट लाया गया था और उत्तर प्रदेश हरियाणा में ये आ चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अभी क्या हुआ है कि किस राज्य की विधानसभा ने इसको पारित कर दिया है, तो वो है राजस्थान की विधानसभा ने, जिसको क्या कहते हैं, एंटी चीटिंग, नकल विरोधी, एंटी चीटिंग नकल विरोधी बिल, एंटी चीटिंग बिल, नकल विरोधी बिल, इसको पारित कर दिया गया है। और ये जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2022 क्या हुआ है, वहाँ पे राजस्थान विधानसभा में ध्वनि मत से इसको पारित कर दिया गया है। अब ये दोनों, जब ये पारित होने के बाद क्या होगा, जो परीक्षा में नकल करेगा, करवाएगा, पेपर लीक जैसे जो मामले होंगे उनको क्या कर दिया गया है, गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसमें प्रावधान क्या है। तो अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा जाएगा, नकल करने वाला अगर ये पकड़ा गया तो उसको क्या किया जाएगा, जो आर्थिक दंड दी जाएगी, आर्थिक दंड और सज़ा 3 साल की, सज़ा 3 साल की होगी। और जो आर्थिक दंड होगा उसको कितना दिया जाएगा, 1 लाख का। इतना क्लियर हो गया। सेकंड देख लेते हैं, ये तो नकल करने वाला था, पकड़ा दिया गया तो इसको इतना हो गया। अब देख लेते हैं नकल कराने वाला, क्योंकि क्या होती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो नकल कराने वाला, एक ही को थोड़े दंडित किया जाएगा, दोनों की किया जाएगा। नकल कराने वाला, तो इसमें जो सज़ा होगी वो कितनी होगी, इसमें इनको भाई साहब को जो सज़ा मिलेगी वो होगी 5 से 10 साल। चलो बैठो, 5 से 10 साल आराम करो। और जो इनका क्या होगा कि जो जुर्माना, जो आर्थिक दंड दिया जाएगा वो कितना होगा, 10 लाख से 10 करोड़, 10 लाख से 10 करोड़ तक इनका क्या होगा, ये देना पड़ेगा। और एक और है कि क्या किया जाएगा, संपत्ति, इनकी संपत्ति को भी क्या कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो ये पूरा ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए लागू, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम्स हों, कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स हों या फिर कोई कंपटीशंस के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये क्या होंगे, यूज़ होंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो पेपर लीक होगा या नकल करने वाला, पेपर लीक, इन सभी मामले को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध श्रेणी में इसको डाला गया है। तो क्लियर हो गया होगा। मतलब ऐसे में जमानत नहीं होगी, ऐसे अपराध में अगर कोई लिप्त पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए चीटिंग हो रही है, ये देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में समान नागरिक संहिताएं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, किस राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु हाल ही में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। तो अभी मैंने बताया था, जब मैं पूरे विधानसभा के बारे में बता रही थी 5 राज्य के, तो मैंने बताया था अभी एक क्वेश्चन आएगा पुष्कर धामी के नाम से। तो उत्तराखंड, तो समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। कहाँ पर, उत्तराखंड में बनाई गई है। ठीक है, तो उत्तराखंड ने क्या किया है, जो यूएससी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का इन्होंने क्या किया है, निर्णय लिया है। तो उत्तराखंड राज्य का, ध्यान से सुनिएगा बाद में कंफ्यूजन ना हो,
उत्तराखंड पूरी मतलब जितनी लाइन बताएंगे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि थोड़ा सा भी एक वर्ड भी इधर उधर हुआ तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उत्तराखंड जो है ये राज्य ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो अभी ये दिमाग में उठ रहा होगा क्वेश्चन कि नहीं, कुछ लोग को ये हो गया होगा नहीं गोवा में भी तो है, तो कैसे गोवा फर्स्ट है तो ये कैसे हो गया। तो ध्यान से, इसीलिए कहा ध्यान से सुनिए, उत्तराखंड राज्य ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। लेकिन गोवा में जो है ये पहले से ही लागू है। तो कैसे मैं कह रही हूँ कि ये पहले से लागू, तो उत्तराखंड कैसे हो गया, तो आगे सुनते रहिए, अभी क्लियर हो जाएगा। गोवा में जब क्या होता है, जब वो आज़ादी से पहले ही वहाँ पर क्या था, ये सिविल कोड, वहाँ पे पुर्तगाली सिविल कोड लागू था। आज़ादी से पहले ही पुर्तगाली सिविल कोड वहाँ पर लागू था। कब से? 1867 से ही लागू था। क्लियर। जब गोवा आज़ाद होता है तो ये एक्ट फिर भी वहाँ जारी रहा, जिसे अब कह दिया गया यूसीसी। पहले वो पुर्तगाली सिविल कोड था पीसीसी, लेकिन 1867 में। लेकिन अब क्या हुआ, जब गोवा आज़ाद हो गया पुर्तगालियों से, तो ये किस नाम से जाना जाने लगा, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तौर पर। गोवा की जो यूसीसी है वो बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कड़े प्रावधान मतलब नहीं है, कह सकते हैं। तो गोवा में पुर्तगाल सरकार ने, ध्यान से सुनिए, गोवा में जो यूसीसी कोड लागू किया गया, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था, वो पुर्तगाली सरकार ने लागू किया था। और 1961 में गोवा सरकार, जो मतलब वो पुर्तगाली सिविल कोड थी, उसी के साथ क्या हुआ, जब 1961 में क्या हुआ, गोवा सरकार ने इसी को क्या किया, आगे कंटिन्यू रखा। तो ऐसे में क्या क्वेश्चन आपका हो सकता है, आंसर क्या होगा कि ऐसे में जब उत्तराखंड है ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी कैबिनेट ने क्या किया, जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का निर्णय लिया। आई थिंक अब क्लियर आपको हो गया होगा कि ये इसका आंसर क्या सही है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। क्या है, जो पुर्तगाली थे वो गोवा पर कितने साल तक शासन किए थे, 451 ईयर, जो कि अंग्रेजों से भी ज़्यादा था, जो अंग्रेजों के शासन से भी इस पर गोवा पर ज़्यादा था। और पुर्तगाली क्या है कि 1510 में आने वाले पहले यूरोपीय शासक थे, और सबसे पहले आए भी हैं और सबसे बाद में गए भी। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि सबसे पहले या फिर सबसे अंत में जाने वाला कौन सा ऐसा शासक है, तो पुर्तगाली था। ठीक है, यानी कि 1961 में ये 1510 में आता, 1961 में ये छोड़ने वाले यूरोपीय शासक थे, सबसे अंत में जाता है। तो मैंने सब बता दिया कि उत्तराखंड राज्य इस कानून को लागू करने के लिए निर्णय लेने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। तो ये जो आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये क्या करता है, ये पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ सभी जो धार्मिक समुदाय हैं उनके लिए, जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, विरासत हो गई, गोद लेना हो गया, इन सभी कानूनों में एक जैसी स्थिति प्रदान करती है। और इसका पालन जो होता है वो धर्म से परे सभी के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। इतना क्लियर हो गया होगा। संविधान में इसका प्रावधान क्या है, तो आर्टिकल 44 जो कहता है, आर्टिकल 44, ये आर्टिकल 44 ये भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 44 क्लियर। और ये आर्टिकल 44 किस में आएगा, नीति निदेशक तत्व में आता है। नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 44 संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व में से एक है। मतलब इसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य अगर चाहे तो इसको लागू कर सकता है, संविधान इसकी इजाज़त उसको देता है। और वहीं आर्टिकल 37 क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक प्रावधान को कोर्ट में बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसमें जो व्यवस्था की जाएगी वो सुशासन व्यवस्था की प्रवृत्ति के अनुकूल होनी चाहिए। तो चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं फटाफट कल का रिवीजन करते हैं, और सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी, ये विप्लवी लिखा था, विप्लवी होगा, कल ही मैंने बताया था विप्लवी होगा, भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है, कोलकाता में किया है। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं।
विश्व क्षय रोग प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। माउंटेन बाइकिंग एंड साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का साई नेशनल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये शिमला, हिमाचल प्रदेश। और भारतीय सेना और किस राज्य पुलिस के साथ? तो कल ही बताया था, महाराष्ट्र पुलिस के साथ ये सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तु का निर्यात $400 बिलियन पहुंच गया। बता ही दिया था कितने परसेंट के साथ? 37% के साथ। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण में 22 मार्च 2022 को कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 75। किस राज्य के केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया? राजस्थान। कल ही बताया था पूरा डिटेल। केवला नेशनल पार्क में केवलादेव, जो कि भरतपुर में है, राजस्थान के। किस अर्धसैनिक बल का 24 मार्च को 187वां स्थापना दिवस मनाया गया? असम राइफल्स। किसके द्वारा सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? मारियो मार्शल, जो चिली के हैं। 22 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ किया? मनसुख मंडाविया। कौन है ये? स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो चलिए, आज के लिए हो गया आपका ये शपथ समारोह था, जो कि मैंने बताया स्टेडियम में लखनऊ में, और ये शपथ लिए हैं। और ये देखिए, एक्सपोर्ट के मामले में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे, जबकि कर्नाटक को सूची में तीसरा स्थान मिला है। और मैंने चौथा बताया है तमिलनाडु, एंड फिफ्थ बताया आपका हरियाणा। और ये देखिए क्या कह रहे हैं, नीति आयोग की तरफ से जारी होने वाले निर्यात तैयारी सूचकांक के जरिए राज्यों की निर्यात संभावना और प्रदर्शन के लिहाज से राज्यों की तैयारी का आकलन किया जाता है। राज्यों को निर्यात संभावना के हिसाब से उनकी सूची तैयार की जाती है, और उसमें आपके ये 5 दिए हैं। वहीं यूपी को देखा जाए तो यूपी को तो छोड़ दिया मैंने, यूपी देख लीजिएगा, छठा है। यूपी को बारे में भी जानना है, यूपी छठा है, एमपी 7वां, लेकिन कितना तैयार करेंगे? तो यूपी जो जिस स्टेट से अपना अपना देख लेगा। और फिर ये है सूची में निचले पायदान पर देखा जाए तो निचला जो है वो लक्षद्वीप है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख, ये सब है। इस रैंकिंग को कितने पैमानों पर, ये ध्यान रखिएगा कि 4 पैमाने हैं। कौन से? नीति, कारोबारी परिवेश, निर्यात का माहौल और निर्यात प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। तो इसके कितने पैमाने हैं? चार मतलब आधार हैं, 4 आधार ये हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने दे दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद है सेशन समझ आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।